ओके, सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू सब्जेक्ट नाउ। सब्जेक्ट का पूरा नाम अगर देखेंगे तो इट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम शॉर्ट में उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, सो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट टॉक्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। इट टोटली टॉक्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो अगर हम बेसिक बेसिक कॉस्टिंग की बात करें तो कोई डिफाइन कर पाएगा व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कॉस्टिंग? क्या रहता है? अच्छा, कॉस्ट बताओ, कॉस्ट क्या रहता है? व्हाट इज कॉस्ट? द एक्सपेंस, खर्चा। खर्चे को हम कॉस्ट बोलते हैं, राइट? तो कॉस्टिंग क्या हुआ फिर? कॉस्ट तो खर्चा हो गया। व्हाट इज कॉस्टिंग? एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना। ओके, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस टू एनालाइज द कॉस्ट। खर्चा है ना, तो खर्चा कितना हुआ, कहां हुआ, ये पता करने का जो तरीका है वही कॉस्टिंग है। दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस टू एनालाइज द कॉस्ट इज कॉस्टिंग। सिंपल डेफिनेशन, राइट? तो ये जो हम एनालाइज करेंगे कॉस्ट, वो कॉस्टिंग है। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक मीनिंग। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, करना क्यों है? रीजन भी तो बताना चाहिए। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यार, पता होना चाहिए कर क्यों रहे हैं हम। कोई मेन मोटिव क्या रह सकता है? कॉस्ट कम कर पाए। ठीक है, कैसे करेंगे कम? कम कैसे करें? तो कम करने के लिए सबसे पहला है पता होना चाहिए कॉस्ट क्या है। सबसे पहला एम कि अगर खर्चा हो रहा है तो कहां कम करूं, प्रॉब्लम कहां आ रहा है वो पता होना चाहिए, राइट? जैसे अगर मैं बोलूं ये पेन है, ये पेन का खर्चा कम करके दो, तो आप बोलोगे सर पहले बताओ तो सही खर्चा क्या किया। तो पहले खर्चा क्या किया वो पता करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पैसा बच सकता है, यहाँ बचाएंगे। अब आप बोलोगे सर पैसा बचाना मतलब क्या, थोड़ा लो क्वालिटी यूज करना? नहीं, क्वालिटी वही रहनी चाहिए, फिर भी पैसा बचाना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। जब आप आगे कॉस्टिंग में आओगे तो आपको मतलब एक बात समझाता हूं मैं आपको पहले, उसके बाद आपको समझेगा कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा सोचा नहीं था हमने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे है ना 10,000 यूनिट्स परचेस करने हैं पूरे साल भर में। आई मेक इट 12,000। 12,000 यूनिट्स परचेस करने हैं साल भर में। ठीक है, तो मैंने कब कितना खरीदना चाहिए, इससे फर्क पड़ेगा क्या? मुझे 12,000 साल में खरीदना है, तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन्स बनाना है तो ये पेन्स बनाने के लिए मुझे 12,000 रिफिल्स भी लगेगी। ठीक है, तो क्या मैंने 12,000 रिफिल डे वन पे परचेस कर लेना चाहिए? पूरा साल भर में तो लगने वाला है, तो डे वन पे परचेस कर लो। करना चाहिए हाँ या ना? इतना सोच के बताओ। एक बोल रहे हैं नहीं, बाकी सब पता नहीं। हाँ तो किसी मुंह से निकल नहीं रहा है, नहीं और पता नहीं। तो आइडियली माइंड में क्या आना चाहिए? सर आप बोलोगे सर 12,000 एक साथ लेना है, तो एक साथ क्यों लें? ऐसा कर सकते हैं कि हम सिर्फ 100 लेके जाएंगे, 100 ऑर्डर करेंगे सिर्फ, जब 100 खत्म हो जाएंगे फिर 100 ऑर्डर करेंगे। इससे कुछ फर्क पड़ेगा? अगर मैं 100 नहीं करके 1,000 करूं तो, 1,000 नहीं करके 2,000 करूं तो, 2,000 नहीं करके 3,000 करूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? द आंसर इज हाँ। कैसे? सोचो ना, अगर मैंने सिर्फ 100 मंगाया, चलो रिफिल का नहीं देते, एक बॉक्स है, बॉक्स 100 बॉक्स मंगाना है, तो बॉक्स रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। अगर आप 100 बॉक्स रखोगे, मंगा में 12,000 ही होगा, चाहे मैं थोड़ा सा मंगाऊं या ज्यादा मंगाऊं, मंगाऊंगा 12,000 साल भर में। लेकिन कब कितना मंगाना ये भी तो जरूरी है। अगर मैं 100 बॉक्स मंगाऊंगा तो कहने से मुझे छोटी जगह लगेगी, 500 मंगाऊंगा तो जगह बड़ी लगेगी, भाड़ा बढ़ेगा, राइट? और अगर मैं 1,000 का 3,000 मंगाऊंगा तो जगह और बड़ी लगेगी और भाड़ा बढ़ेगा, रेंट बढ़ेगा। तो अगर आपको 12,000 ही मंगाना है तो कहने से छोटी छोटी क्वांटिटी मंगानी चाहिए फिर, राइट? लेकिन छोटी कितनी, वो भी तो जरूरी है। अब बोलोगे सर एक काम, जब छोटा ही लेना है तो एक छोटा सा कमरा ले लो, 10-10 बॉक्स रखना एक में, 10-10 करके मंगाएंगे। तो स्विगी जोमेटो सब करते होंगे, फ्री में देता है क्या वो? हर बार चार्जेस लेता है ऑर्डरिंग के। तो अब अगर 10-10 मंगाओगे कहने से भाड़ा बार बार भरना पड़ेगा, बराबर? तो गोडाउन का भाड़ा बचा रहे हो आप, रेंट बचा रहे हो, लेकिन आपको यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बार बार देना पड़ेगा, ये भी तो गलत हो रहा है। तो कहने से सिर्फ क्वांटिटी का साइज चेक करके भी मैं पैसे बचा सकता हूं। तो यहां पे एक टाइम पे कितना ऑर्डर करना ये भी तो जरूरी है। मंगाऊंगा 12,000, सामने सप्लायर को मैं 12,000 की पेमेंट दूंगा, मान लेते हैं 50 रुपए की यूनिट है, तो 12,000 इंटू 50 ही दूंगा, चाहे मैं 10-10 करके मंगाऊं, चाहे 50 करके मंगाऊं, चाहे 100 करके मंगाऊं, चाहे 2,000 करके मंगाऊं, देना उसको 12,000 इंटू 50 है पूरे साल भर में। लेकिन एक टाइम पे कितना ऑर्डर करूं, इससे मेरा बाकी के खर्चे भी तो रिलेटेड है। तो सिर्फ ये नहीं होता है कि सर हमको 12,000 मंगाने, मंगा लो ना, जब आपकी मर्जी हो तब मंगा लेना, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पे कितना ऑर्डर करें ये भी बहुत जरूरी होता है। तो ये सब अपने को कॉस्टिंग में सीखना है। ठीक है, अब बिफोर इवन स्टार्टिंग मैं एक छोटा सा आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा,
लेट्स सी कितने लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा ये अपने को आगे पढ़ना है। एक मजेदार टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे मस्त टॉपिक है, मतलब पर्सनल फेवरेट मेरा वही है पूरे कॉस्टिंग में। 14 टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं आगे, एक थ्योरी का टॉपिक है, 14 टॉपिक्स पढ़ने अपने को प्रैक्टिकल में। लेकिन जो सबसे मजेदार क्वेश्चन है ना, सबसे मजेदार टॉपिक आपका सब्जेक्ट जो रहेगा इसमें, तो वो टॉपिक में मार्जिनल कॉस्टिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो मैं आपको उसका एक क्वेश्चन अभी बताना चाहूंगा, तो आपको समझेगा कि क्यों जरूरी है कॉस्टिंग पढ़ना। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप सिर्फ एनालाइज करो व्हाट वी हैव टू डू। आई हैव अ कैपेसिटी, मेरी ना एक कैपेसिटी है 100 यूनिट्स बनाने की, सॉरी 10,000 यूनिट्स बनाने की। ठीक है, मतलब मैं चाहूं तो 10,000 यूनिट्स बना सकता हूं, मेरे पास उतनी कैपेसिटी है, राइट। बट मैं प्रेजेंटली सिर्फ 7,000 यूनिट्स बना रहा हूं। आई एम जस्ट मेकिंग 7,000 यूनिट्स। क्यों बना रहा हूं 7,000 जब कैपेसिटी 10,000 है? तो कोई रीजन देगा? वाई आर वी मेकिंग ओनली 7,000 व्हेन आई हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 10,000? डिमांड नहीं होगा उतना, मार्केट में नहीं बिकता होगा, क्या करेंगे इतना बना के एक्स्ट्रा? उल्टा एक्स्ट्रा बना के रखना पड़ेगा, रखने का संभालने का खर्चा बढ़ेगा, राइट। तो बेटर है डिमांड 7,000 का है तो 7,000 ही बनाओ। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बोला प्रेजेंटली आपका खर्चा बताओ, तो आपने बोला सर मेरा है ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपीज है। ठीक है, मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज है। बता सकते हो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 13 रुपीज, राइट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 13 रुपीज है। ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा प्रॉफिट भी ले लेता हूं ना, कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं बेचेंगे, थोड़ा प्रॉफिट भी कमाएंगे, तो प्रॉफिट पर यूनिट मैंने कमा लिया 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए कमा लिया। प्लीज बताइए व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 15 रुपीज। ये बात तो सबको समझ में आती है, इतना आसान काम तो सबको आता है, राइट। और कितना कमाया मैंने पूरा बता सकते हो मैंने कितना कमाया होगा? तो आप बोलोगे सिंपल है सर 2 रुपए पर यूनिट है, 7,000 बेचते हो अभी आप, तो 7,000 इंटू 2 14,000 मैं कमाया, मैं खुश हूं, मैं 14,000 कमा रहा हूं, आई एम वेरी हैप्पी टू अर्न 14,000 रुपीज। कमा ही रहा हूं ना, नुकसान तो नहीं कर रहा हूं, राइट। अब सामने से एक ऑर्डर आया, सामने मिस्टर ए नाम का एक बंदा आया, वो बोलता है सर सुनने में आया 3,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है आपके पास। मैंने कहा बिल्कुल है। बोलता है सर मेरे को चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ले ले, 15 रुपये रेट है अपना। बोलता नहीं सर डिस्काउंट चाहिए। मैंने कहा बोल क्या ऑफर दे, क्या डिस्काउंट चाहिए? बोलता है सर मेरे को है ना 11 रुपीज में चाहिए। 11 में मांग रहा है मुझसे, मेरा घर में पड़ता है मुझे 13 रुपए में, वो 11 में मांग रहा है। क्या करना चाहिए? रिजेक्ट द ऑर्डर, एक्सेप्ट द ऑर्डर, दो ऑप्शन, जल्दी बताइए क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट द ऑर्डर और रिजेक्ट द ऑर्डर। सवाल समझ में आया मेरा? हिसाब एकदम क्लियर है? मैं नहीं बोल रहा हूं आपने कुछ पढ़ाई करके आए हो, एकदम नॉर्मल सा हिसाब पूछा है मैंने। ठीक है, एक कॉमन पर्सन क्या करेगा, मुझे वो आंसर चाहिए। एक कॉमन पर्सन बोलेगा सर 13 में तो घर में पड़ रहा है, मैं थोड़ी एक्सेप्ट करूंगा, राइट। उल्टा मैं खुश होना चाहूँ, उसको बोलूंगा जा तू घर पे, मेरे को नहीं चाहिए, क्यों बेचू तेरे को, 13 में मेरे घर में पड़ रहा है मैं तुझे दूं। और अगर मैं रहूंगा मैं बोलूंगा ओके डन। आप बोलोगे सर ये क्या बात है, नुकसान में धंधा करोगे? नहीं, फायदे में करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट दो टाइप के हैं। कॉस्ट कौन से है? वेरिएबल और फिक्स्ड। अब ध्यान से सुनना, मीनिंग क्या है, पूरे सब्जेक्ट में हम ये दोनों कॉस्ट की ही बात करने वाले हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड की, पूरे सब्जेक्ट में ये बात करेंगे, इसलिए ये सीखना पहले दिन बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना भाई। अब मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब क्या होता है वेरिएबल का? हाँ, नाम सुना है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा ये वर्ड। हाँ, तो मैं नहीं तो बुलाऊंगा संकेत सर को अभी। हाँ, तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, राइट। जितने यूनिट्स बनाओगे उतना। एंड व्हाट डू यू मीन फिक्स कॉस्ट? इट विल फिक्स, वो वेरी नहीं करेगा, राइट। अब ध्यान से सुनना, हुआ ऐसे कि जो फिक्स कॉस्ट रहता है और जो वेरिएबल कॉस्ट रहता है, कहने से अब जो मैं यूनिट बनाऊंगा, जैसे मान लेते हैं ये पेन बनाने का खर्चा 8 रुपए है पर यूनिट, और जो 5 रुपए फिक्स कॉस्ट है ना, वो यहाँ का भाड़ा था, रेंट था। ठीक है, अब मुझे बताओ जो उसके लिए मैं 3,000 यूनिट्स और बनाऊंगा, क्या मैं और जगह लूंगा उसके लिए बनाने के लिए? नहीं। तो कहने से ये कॉस्ट तो लगने वाला ही नहीं है मेरा। फिक्स कॉस्ट लगेगा मेरा? नहीं लगेगा। मतलब अगर मैं उसको पेन बना के भी दूं तो कितने में बनेगा पेन? 8 रुपए में। फिक्स कॉस्ट लगेगा क्या? रेंट लगेगा उसके लिए अलग से? नहीं। ये पेन बनाने का मटेरियल लगेगा, इसको लेबर को कॉस्ट दूंगा, लेबर को बोलूंगा ठीक है तू 2 रुपए पर यूनिट ले ले, 8 रुपए लगेगा मुझे, ये सही है।
लेकिन आप सोचो ना, फिक्स कॉस्ट लगेगा क्या? नहीं, फिक्स कॉस्ट तो जितना रेंट था उतना ही लगेगा, वो थोड़ी और लगने वाला है। ऐसा है क्या उसका नया ऑर्डर मिला तो लैंडलॉर्ड आएगा, सर सुनने में आया नया ऑर्डर मिला है, भाड़ा बढ़ा के दो? नहीं, भाड़ा उतना ही देना है, क्योंकि जब मैं भाड़ा उसको 7,000 कहता था, मैं उसको बोलता था क्या सर मेरी कैपेसिटी 10,000 की है, मैं तो 7,000 बनाऊं, एक काम करो डिस्काउंट दो मेरे को भाड़े में। नहीं, वो तो बोलेगा सर रेंट मेरे को पूरा चाहिए। समझ में आ रही है? दैट मीन्स योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द वेरिएबल कॉस्ट एंड नॉट ऑन द फिक्स कॉस्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब अगर वो मुझसे 11 में मांग रहा है, बोलूंगा लेके जा जल्दी। क्यों पता है क्या? क्योंकि मैं, अगर आप नॉर्मल पर्सन सोचेगा तो नॉर्मल पर्सन बोलेगा सर 13 रुपए की चीज 11 में बेच रहे हो, 2 रुपए लॉस कर रहे हो। मेरे एंगल सोचो, मैं बोलूंगा भाई 8 रुपए की चीज 11 में दे रहा हूं, 3 रुपए कमा के दे रहा हूं, 3 रुपए कमा रहा हूं, मतलब जो 14,000 में कमा रहा था ना वो तो अलग हो गए। वैसे भी 3,000 किसको बेच रहे थे क्या हम? 3,000 बेच नहीं रहा था, वैसे भी खाली पड़े थे। मैंने बोला बना के देता हूं ना तुझे, 3,000 इंटू 3 रुपए और कमाऊंगा, 9,000 और कमा के दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है कॉस्टिंग पढ़ने का मजा। कॉस्टिंग इसकी वजह से पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि एक कॉमन पर्सन ये सोचता है सर रिजेक्ट, मैं बोलूंगा एक्सेप्ट, ये करता है, राइट? अब इसके अंदर और एक मजेदार क्वेश्चन दो क्या? अब ये इतना पॉइंट समझ में आ गया क्या? चलो, अब हुआ ऐसे कि मेरी कैपेसिटी 10,000 नहीं थी, मेरी कैपेसिटी थी 9,500 और मैं 7,000 बेच रहा था। 7,000 कितने बेच रहा हूं? 15 रुपए में। कितना कमा रहा हूं? 2 रुपए। कितना प्रॉफिट है? 14,000। खुश हूं 14,000 कमा के, ठीक है, 14,000 कमा के खुश हूं। हुआ ऐसे कि एक नया बंदा आया वापस, मिस्टर ए, बोलता है सर सुनने में आया कैपेसिटी एक्स्ट्रा है। मैंने कहा बिल्कुल है, 2,500 यूनिट्स की है। बोलता है सर मेरे को चाहिए 3,000, 3,000 मांग रहा है मुझसे, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे पास 2,500 लेने तो लो। तो वापस जाने लगा। मैंने कहा रुक ना, 3,000 दे रहा हूं ना। तो मैंने सोचा ठीक है तू 3,000 ले ले, मैं बाहर 6,500 बेचता हूं, चलेगा ऐसा? बाहर 6,500 बेचूंगा, तुझे 3,000 दे देता हूं, एक ही बात है, 9,500 बिक रहे हैं मेरे। मैंने कहा दे मुझे 15 रुपए। बोलता है 15 नहीं, एक साथ बड़ा 3,000 का ऑर्डर कौन देता है, सब 50-100 लेते हैं, मैं 3,000 एक साथ ले रहा हूं, मेरे को 11 में चाहिए। अब क्या करूं? तो मैंने उसको बोला एक काम कर, 11 में चलता है, 11 में दूंगा, लेकिन 2,500, बाकी नहीं दूंगा। बोलता है देना है तो पूरा दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं। अब बताओ क्या करना चाहिए? तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं बोलूंगा सर है तो नहीं मेरे पास, जा भाई, 3,000 मांग रहा, नहीं है मेरे पास 2,500, तो पहला ऑप्शन है जा तू घर जा, मैं खुश हूं 14,000 कमा के, राइट? या फिर एक दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? मार्केट में जो आप बेच रहे थे ना 15 रुपए में, उधर 6,500 ही बेचो 15 में, और इसको 3,000 दे दो 11 रुपए में। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, 15 में रेडीमेड कस्टमर खड़ा है मेरे पास 500 यूनिट्स का, उसको नहीं देके तुम बोल रहे हो इसको 11 में दे दो, ये कौन सा सेंस है? करना चाहिए क्या? 2,500 तो मैं कर सकता हूं, ट्रू, 2,500 आई कैन डू। अभी समझाया मैंने, 2,500 तो मैं दे सकता हूं, उस पर 3 रुपए कमाऊंगा। बट वो मान नहीं रहा है ना, बोलता है सर लूंगा तो पूरा 3,000, नहीं तो एक भी नहीं। अब बताइए क्या करना चाहिए? मैं पता है ये क्यों बता रहा हूं आपको, आपको समझ में आना चाहिए कि कॉस्टिंग पढ़ने में मजा है, कॉस्टिंग जरूरी है, ये सब सीखना जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको डे 1 पे ये पहले सवाल कर रहा हूं, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। यस प्लीज, क्या करना चाहिए आपके आपके एंगल में क्या आ रहा है? मतलब मेरा अभी सोचना क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक कस्टमर जो 500 खुशी खुशी 15 रुपए में लेने को रेडी है, उसको नहीं देके किसी और को बेचो जो आपसे 11 में ले रहा है। मैं बोल रहा हूं उसको 15 मत दो, इसको 11 में बेचो। आइडियली माइंड में आता है सर ये क्या बात कर रहे हो, उसको नुकसान में क्यों बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। आइडियली माइंड में ये आएगा नुकसान में क्यों? एक इंसान, मान लेते हैं एंजल मुझसे 5, वो खुशी खुशी 15 में लेने को रेडी है, मैंने कहा तुझे नहीं बेचूंगा, मैं अमृता को बेचूंगा 11 रुपए में। ये क्या बात है, उल्टा 4 पे लॉस हो रहा है। लेकिन आप सोचो, ये 4 पे लॉस करूंगा बराबर है, लेकिन जो 2,500 यूनिट्स मैं बेचूंगा उस पर कमाऊंगा भी तो सही ना, वो भी तो एंगल सोचो, राइट? तो हिसाब लगाते हैं। चलो, अब आइडियली मुझे आंसर पता है, बट मैं आपके साथ हिसाब लगाने की बात करता हूं। चलो हिसाब करते हैं। अब उसने पर यूनिट दिया था ना, पर यूनिट, अब मैं इसको टोटल में लेके जाता हूं, ठीक है। अब एक हिसाब लगाओ मेरे साथ। तो अगर मैं आपको बोलूं मुझे टोटल हिसाब बताओ, तो टोटल हिसाब क्या रहेगा? एक सेकेंड ना, या तो टोटल हिसाब क्या रहेगा? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द टोटल सेल्स अभी तक? आपका टोटल सेल कितना था बता सकते हो? 7,000 यूनिट्स इंटू 15। कैलकुलेटर है ना सबके पास? सबके कैलकुलेटर चालू हो जाना चाहिए अब तक। प्लीज बताइए कितना सेल हो रहा था आपका?
1,05,000। क्या इतना कैलकुलेशन सबको आता है क्या? यस, 1,05,000 का आपने माल बेचा, बराबर। ओके, मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना था? वेरिएबल तो आप बोलोगे सिंपल है, 7,000 यूनिट्स इंटू 8, 56,000, राइट? ओके, एंड व्हाट वाज द फिक्स कॉस्ट? 7,000 यूनिट्स इंटू 5, राइट? कितना हो गया? 35। तो मैं दोनों कॉस्ट माइनस करूंगा, आई विल गेट द प्रॉफिट, राइट? ओके, प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट? 14,000, बराबर, विच वॉज नथिंग बट 7,000 इंटू 2। ये बात तो हमने स्टार्टिंग में कर ली थी कि मैं प्रेजेंट, जो आइडियली कहना है दिस इज माई प्रेजेंट स्टेटमेंट। 14,000 कमा रहा हूं मैं, खुश हूं 14,000 कमा के, नुकसान तो नहीं कर रहा हूं, राइट? अब मुझे बताओ सामने वाले को मैं कब बेचूंगा? जब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 14,000 से ज्यादा कमा के दूं तब तो हाँ बोलोगे ना, 14,000 कम होगा तो मना कर देना, राइट? तो एक जैसे ही उसने बोला कि सर देना है तो पूरा दो, नहीं तो मत दो, अगर एक माइंड बोलेगा सर छोड़ो नहीं चाहिए, वो एक तो पहले डिस्काउंट मांग रहा है मुझसे, ऊपर से बोलता है देना है तो पूरा दो, नहीं तो मत दो, मैंने कहा जा 2,500 चाहिए तो लेके जा, नहीं तो छोड़ दे। अगर रिजेक्ट कर दिया ऑर्डर, क्योंकि सीधी बात है 2,500 तो लेगा नहीं मुझसे, वो बोलता है सर लूंगा तो पूरा 3,000, नहीं तो नहीं लूंगा, राइट? अगर वो पूरा दें, या तो एक होगा ऑप्शन, या तो भाई चला जा तू, मेरे को नहीं बेचना, तो आई एम रेडी टू अर्न ओनली 14,000। लेकिन मैंने सोचा रुक, हिसाब लगाना दे, हिसाब लगाते हैं। चलो हिसाब लगाने की बात करते हैं। प्लीज बताइए, अगर मैं उसको बेचूं तो मेरा सेल कितना होगा? सेल मेरा कहने से 2 बार होगा। कैसे? अब मैं मार्केट में 7,000 नहीं बेच पाऊंगा, कितना बेच पाएंगे? 6,500। क्योंकि अगर उसको बेचना है तो मैं बोलूंगा भाई मार्केट में जो 15 में लेने को रेडी है उसको मना करना पड़ेगा, नहीं है भाई स्टॉक खत्म हो गया, नहीं बेचूंगा तो, राइट? तो मैं मार्केट में कितना बेच पाऊंगा? 6,500। क्या रेट से? 15 से। और इसको कितना दूंगा? 3,000। क्या रेट से? 11 से, बराबर। प्लीज बताइए कितना हो गया? आ रहा है क्या ये? टोटल बोल रहे हो क्या? वो मैं वही सोच रहा था पहले से कम क्यों हो गया। अच्छा, 97,500 और 33,000, राइट? ओके, तो व्हाट इज द टोटल सेल नाउ? क्लियर है ये? ओके, व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट? वाज इट 8 रुपीज पर यूनिट? प्लीज बताइए, अभी तुमने कितने यूनिट्स बनाए? Was it 7,000 और was it 9,500? 9,500। कहने से जितने यूनिट्स बढ़ेंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन ही वही है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स। तुम जितने यूनिट बनाओगे उतना डिफिनेशन लगेगा, राइट? तो आंसर क्या रहेगा? 9,500 इनटू कितना खर्चा लगेगा? 8। प्लीज बताइए कितना? 76,000। इज द पॉइंट क्लियर? एंड कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द फिक्स कॉस्ट? इट वाज नॉट 5 पर यूनिट, नो इट वाजंट 5 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट वो यूनिट वाइज लेता ही था। आपने कभी भाड़ा बोला है क्या मैं 1 यूनिट बनाऊंगा तो 1 यूनिट का 5 रुपए दूंगा तुझे? नहीं, फिक्स कॉस्ट में टोटल में लेता हूं ना। फिक्स कॉस्ट 35,000 था। कितना था फिक्स कॉस्ट? 35,000। अब जब मैं 7,000 बनाता था तब भी मैं यहां का भाड़ा 35,000 देता था। अगर मैं 8,000 बनाऊंगा तब भी लैंडलॉर्ड भाड़ा थोड़ी बढ़ाएगा। सुनने में आया सर ज्यादा यूनिट बना रहे हो आप तो ज्यादा भाड़ा दो, ऐसा नहीं है, 35,000 ही दूंगा। समझ में आया? दिस इज द स्पेशल पॉइंट। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट थोड़ी बढ़ता है भाई। फिक्स कॉस्ट तो रेंट था मेरा, रेंट तो उतना ही रहने वाला है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, राइट? तो नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? 35,000 स्टिल, एंड व्हाट इज द प्रॉफिट नाउ? पहले कितना कमा रहे थे, अभी कितना कमा रहे हो? क्या पहले से ज्यादा है? मतलब उसको ज्यादा में नहीं बेच के तुमने इसको नुकसान में बेचा, फिर भी तुम ज्यादा कमा रहे हो। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको नहीं देता तो 2,500 यूनिट्स नहीं बेच पाता। जस्ट बिकॉज मैंने 500 यूनिट्स उसको नहीं कम बेचा, कम में बेच के दिया, तो 2,500 यूनिट्स पे ज्यादा प्रॉफिट तो आया ना मेरा, तो सेट ऑफ हो गया। पहले से ज्यादा कमाया, बोलूंगा आजा लेके जा। समझ में आया? उसको मना नहीं करूंगा, स्टिल आई विल एक्सेप्ट द ऑर्डर। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? पक्का समझ में आया? तो यहां पे एक बेसिक डेफिनेशन क्या सीखा कि फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? पक्का समझ में आया कि सबको? यस। तो अब मैं कॉस्टिंग अब स्टार्ट कर सकता हूं। बेसिकली मैंने अभी सिर्फ आपको बताया कि कॉस्टिंग हम क्यों पढ़ने वाले हैं। समझ में आया डिसीजन मेकिंग कैसे चेंज हो रही है? पहले अपन जब तक फाउंडेशन में थे तब तक अपन कॉमन पर्सन की तरह सोचते थे, सर 13 में आता है 11 में नहीं देंगे उसको। अब हमने एक पॉइंट चेंज कर दिया कि सर हम नुकसान में भी दे सकते हैं, उल्टा नुकसान में देने के बाद भी फायदा है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, एक इंसान जो 15 में लेने को रेडी है उसको नहीं देके आप 11 में भी देने को रेडी हो गए, तब भी कॉस्टिंग आया बीच में, तभी आपने ये सब किया। समझ में आया? क्योंकि कॉस्टिंग ने, अब मुझे बताओ, अकाउंट्स आपने बहुत बार बनाया,
फाइनल अकाउंट्स बनाया अपन ने, बहुत बार बनाया फाउंडेशन में, तो 11-12 फाउंडेशन से वही करते आ रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाता है। मुझे बताइए फाइनल अकाउंट्स में आज तक आपने कभी लिखा क्या वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट? आप लिखते थे टोटल कॉस्ट, ठीक है, सैलरी कितना लिख दो, वेजेस कितना लिख दो। आपने कभी पूछा ये वेरिएबल है फिक्स्ड है? नहीं, क्योंकि अकाउंट से बताता है फायदा हुआ नुकसान हुआ, कॉस्टिंग इंडिविजुअल बताता है, ठीक है। अब एक और मैं आपको रूल बताता हूं कॉस्टिंग क्या करेगा आपके लिए, एक और चीज बताता हूं। बेसिकली सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। एक और पॉइंट देता हूं, प्लीज ध्यान देना। अकाउंट्स क्या करता है और कॉस्टिंग क्या करता है, ठीक है। अकाउंट्स में जो मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज ध्यान देना, आपका टोटल सेल था 10 लाख रुपए और आपका कॉस्ट था 8 लाख रुपए, कितना कमाया? 2 लाख रुपए, बराबर। तो अगर मैं आपको इस कंपनी का चेक करने बोलूं रिपोर्ट, तो आप बोलोगे सर कंपनी 10 लाख का सेल पे 2 लाख कमा रही है, अच्छा कमा रही है, बराबर। ये हो गया अकाउंटेंट का काम, अकाउंटिंग ऐसे होती है। बट कॉस्टिंग वाला बंदा पता है क्या करेगा? वो बोलेगा सर थोड़ा डिटेल रिपोर्ट हो जाए, थोड़ी डिटेल हो जाए। बेचा ना 10 लाख का माल, क्या बेचा बताओ, क्या बेचा, कौन से प्रोडक्ट बेचते हो? तो उसने बोला सर मैं पेन बेचता हूँ, कैलकुलेटर बेचता हूँ, ये माउस बेचता हूँ, रिमोट्स बेचता हूँ, अलग अलग प्रोडक्ट बेचता हूँ। मैंने कहा सबका अलग अलग सेल दो, टोटल मत बताओ, सबका अलग अलग सेल। 10 लाख का माल बेचा है ना, क्या क्या बेचा मेरे को हिसाब दो, पूरा पूरा डिटेल हिसाब दो। तो उसने बोला ठीक है सर देता हूं मैं। तो सामने जो हिसाब रख रहा था मैंने उसको बुलाया, उसने बोला सर मैं प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, 3 अलग अलग प्रोडक्ट बेचता हूं, ठीक है। मैंने बोला इंडिविजुअल सेल दे। उसने बोला सर इसका 5 लाख सेल हुआ, इसका 3 लाख सेल हुआ, इसका 2 लाख सेल हुआ, टोटल सेल कितना हो गया? 10, बराबर है। अकाउंट्स वाले ने ये बोला सर 10 लाख का सेल हुआ। मैंने बोला नहीं, हिसाब बता, इजी इजी हिसाब बता, अलग अलग बता। तो उसने बोला ओके सर मैं प्रोडक्ट वाइज बताता हूं आपको, ठीक है। आज तक अकाउंट्स में कभी सेल में लिखा है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट बेचा? नहीं, हम तो लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स, खत्म, फुल स्टॉप, सेल्स। लेकिन कॉस्टिंग में सवाल करना शुरू किया, मेरे को बताओ इंडिविजुअल। तुमने बोला ओके सर मैं इंडिविजुअल देता हूं, सेल अलग अलग हो गया, राइट, ओके। माइनस माइनस द कॉस्ट। मैंने पूछा अब तूने अगर बेचा है तो अलग अलग कॉस्ट भी दे दे मुझे। तो उसमें हाँ सर देता हूं ना। इसका कॉस्ट लगा 4 लाख रुपए, इसका कॉस्ट लगा 3.5 और इसका कॉस्ट लगा 0.5, हो रहा है क्या 8 लाख बराबर? 4, 3 और 0.5 आ रहा है बराबर? यस। प्लीज बताइए प्रॉफिट कितना कितना? 1 माइनस 0.5 एंड 1.5, तो 1 प्लस 1.5, 2.5 माइनस 2, 1.5 इज 2, 2 लाख कमाया। अब बताओ अकाउंट्स वाले ने बोला सर 2 लाख कमा रहे हैं, अच्छी कंपनी है। मैं बोलूंगा कॉस्टिंग वाला और ज्यादा कमा सकते हो, कम माल बेच के ज्यादा कमा सकते हो। एक काम करो प्रोडक्ट भी बंद कर दो, बंद कर दो प्रोडक्ट भी, आप सिर्फ ए और सी बेचो। कितना सेल होगा? 7 लाख का सेल। कॉस्ट कितना होगा? 4 और 0.5, कितना? 4.5। प्रॉफिट कितना कमाओगे? पहले ज्यादा कमा के दिया, ये इंपॉर्टेंस है कॉस्टिंग का, समझ में आया? क्योंकि अकाउंट्स में हम क्या करते थे, टोटल हिसाब लगता था, 2 लाख कमाया। कॉस्टिंग बोलता है नहीं 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 ऐसा नहीं, इंडिविजुअल बताओ तब जाके बात करेंगे अपन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट कॉस्टिंग डज। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है क्यों कॉस्टिंग पढ़ना जरूरी है? यस। अब हम बात करते हैं एक्चुअल कॉस्टिंग की। अब हम एक्चुअल में सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया वी हैव 14 टॉपिक्स, 14 प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो अपने को पढ़ने एक एक करके, ठीक है। तो बेसिकली हम एक एक करके टॉपिक देखेंगे। अब अगर मैं आपको पूरा सिलेबस गो थ्रू कराऊं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या चैप्टर है, क्योंकि कॉस्टिंग बारे मालूम नहीं है। अकाउंट्स रहता है तो अकाउंट्स को समझ में आता है, क्योंकि 11-12 से पढ़ते आ रहा है ना, हाँ ये टॉपिक है, रिलेशन समझ में आ रहा है, इससे किससे कनेक्टेड है। कॉस्टिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है। तो मैं आपको एकदम इंडिविजुअल ये नहीं बताता हूँ कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, मैं आपको उसके थोड़े से मीनिंग्स बताता हूं क्या क्या है, और फिर धीरे धीरे आगे चैप्टर सिलेबस में बढ़ते जाएंगे और मैं एक एक करके आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले कॉस्टिंग करना क्यों है। तो कॉस्टिंग से भी पहले मैं बोलूंगा बिजनेस करना क्यों है। कैन यू प्लीज हेल्प? बिजनेस क्यों करना है? कमाना है भाई, हर कोई पैसे के लिए। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ पैसों के लिए, आप यहाँ सीख रहे हो वो पैसे ही कमाना है। सोशल सर्विस तो करनी नहीं अपने को आगे, ठीक है, सोशल सर्विस करेंगे लेकिन बिना पैसों के सोशल सर्विस भी नहीं होती भाई। पैसा तो हर चीज में चाहिए, मतलब प्रॉफिट कमाना है, बराबर ना। तो प्रॉफिट कैसे कमाऊं? या तो सर्विस दूंगा या तो बिजनेस करूंगा। अब हम पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बिजनेस अगर करना है तो फिर सबसे पहला सवाल आएगा सर बिजनेस किस चीज का करें। मैंने बोला आजकल मोबाइल बहुत ट्रेंडिंग है, मोबाइल्स करते हैं, ठीक है। खुद से मोबाइल बनाएंगे, खुद से बेचेंगे, बनाएंगे मोबाइल। मैंने बोला मोबाइल का कौन सा मोबाइल बनाए, कौन से इसका बनाए बताओ। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसका कॉपी कर लेंगे। अभी आईफोन 17 आया, उसकी कॉपी कर लेते हैं पहले, तो उसके जैसा मॉडल दिखने वाला बना देंगे, राइट। तो जस्ट बिकॉज आईफोन 1 लाख रुपए में बेच रहा है तो मेरा प्रोडक्ट भी 1 लाख में बेचू क्या? ज्यादा में बेचू,
कम में बेचो, ये क्या नाइंसाफी हुई यार, ऐसे क्यों, कम में क्यों बेचो, मेरा प्रोडक्ट क्या आईफोन से कम है? नाम नहीं है, राइट, नाम नहीं है, चलो ठीक है, आईफोन से कंपेयर नहीं करते, किससे कंपेयर करूं, कोई रेडमी ये या इससे, इनसे कंपेयर करूं क्या, वो रेट में बेचूं, सब सब वही रेंज में आते हैं, ठीक है। चलो अपन रेडमी जैसा एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका मोबाइल 20,000 में बिकता है, आईफोन की कॉपी, मैं भी सोच रहा हूँ वैसे क्या, वो 20 में बेचता है, मैं भी 20 में बेचूंगा, क्या ये करना सही रहेगा, वो 20 में बेच रहा है, मैं भी 20 में बेचूं, सोचो। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पेन स्टेशनरी सबने खरीदा होगा, राइट, आपके पास जो पेन है वो 20 रुपीज़ का, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे थे, 20 रुपीज़ का आपने पेन खरीदा, मैं सोचा एक पेन बनाएंगे, मोबाइल को हटा देते हैं, पेन्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने पेन का मार्केट सर्वे किया, कितने पेन्स बिकते हैं, कितने स्टूडेंट्स कौन सी एरिया में कितने पेन बिकेंगे, कौन से मॉडल के पेन बिकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, वो 20 वाला पेन बेचता है, मैं भी 20 में बेचूंगा, ये सोच के। प्लीज बताइए ये पर्सपेक्टिव सही है क्या, वो 20 में बेच रहा है तो मैं भी प्रोडक्ट 20 में बेचूं, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, वो प्रॉब्लम बताओ पहले। दोनों का क्या खर्चा अलग है? खर्चा अलग अलग होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मतलब अगर मुझे बेचना है तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस सेट करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए, अब सीधी बात है ना, अपने सोचा माइंड में बिजनेस करना है, बिजनेस स्टेशनरी का करना है, पेन बनाना है, पेन बनाने के लिए बेचना पड़ेगा, तो क्या रेट से बेचूं, जस्ट बिकॉज मेरे कॉम्पिटिटर 20 में बेच रहा है मैं भी 20 में बेचना शुरू कर दूं, नहीं, हो सकता है वो सालों से है, वो 10-10 लाख पेन बनाता है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं 5,000 पेन से, तो सीधी बात है मेरा जो परचेस रहेगा बहुत महंगा रहेगा, वो इतनी बल्क क्वांटिटी में परचेस करता है, इतनी बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेस करता है, इंक परचेस करता है, रिफिल्स परचेस करता है, उसके प्लास्टिक परचेस करता है, उसके लिए सस्ता पड़ेगा, वो 1 लाख पेन बनाता है, उसका जो सप्लायर रहेगा वो डिस्काउंट देगा, मैं उसको बोलूंगा मेरे को 5,000 चाहिए, वो खड़ा भी नहीं करेगा, पहचान से अगर मैंने बोल भी दिया भाई 5,000 का मटेरियल दे दे मेरे को, थोड़ा महंगा, तो थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा, हो सकता है मेरे को घर में वो पेन 22 में पड़ रहा है, मैं कैसे बेचूं 20 में, समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली जस्ट बिकॉज मेरा कॉम्पिटिटर बेच रहा है 20 में डज नॉट मीन मैं भी 20 में बेच सकता हूं, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, मेरा कॉस्ट, समझ में आ रहा है, मेरा कॉस्ट चेक करना पड़ेगा, तो अगर सेलिंग प्राइस भी सेट करना है ना तो पहले कॉस्ट ही चेक करना पड़ेगा, इज द पॉइंट क्लियर। तो कॉस्ट पता लगाना बहुत जरूरी है, माल बेचना है ना, तो माल बेचने के लिए सेलिंग प्राइस देखना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस कैसे सेट करूंगा, जब तक कॉस्ट नहीं पता रहेगा तब तक सेलिंग प्राइस सेट नहीं होता है, जस्ट बिकॉज कॉम्पिटिटर बेच रहा है डज नॉट मीन हम भी वही रेट में बेचेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, पक्का, यस। तो पहला एम तो समझ में आ गया भाई, हमको सेलिंग प्राइस सेट करना है तो पहले अपने को कॉस्ट पता करना जरूरी है, राइट, ओके। सेकेंड, अब कॉस्ट पता कर लिया तो कहने से आई शुड कंटिन्यूअसली स्ट्राइव फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कोशिश तो रहनी चाहिए ना, कॉस्ट जहां कम होगा वहां कम से कम करूं, राइट, यस और नो, यस, कॉस्ट बढ़ने तो नहीं दूंगा, तो कॉस्ट रिड्यूस करना है बट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी आर सिटिंग इन पुणे सिटी, मेरा मटेरियल मुंबई से आ रहा है, ठीक है, मेरा मटेरियल मुंबई से आ रहा है, मुंबई में वो मुझे दे रहा है 10 रुपीज पर यूनिट, कितने में दे रहा है मुझे वो, 10 रुपीज पर यूनिट, तो मैं खुशी खुशी परचेस कर रहा था, फिर मैंने सोचा जो ये बेच रहा है कोई और भी तो बेचता होगा, कोई तो बेचता होगा, मैंने लगाया बंदे को काम पे, मैंने कहा पता कर कहां कहां से मिलता है ये माल, तो एक दिल्ली में एक बंदा मिला, सेम चीज 8 में देने को रेडी है, सेम क्वालिटी इंपैक्ट नहीं कर रहा है, प्लीज बताइए कैसे लेना चाहिए, मुंबई से या दिल्ली से, हाँ, फिर एक और माइंड में आएगा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, राइट, तो जस्ट बिकॉज वो सस्ता दे रहा तो चले जाओ, उसके असर नहीं है, चेक करना पड़ेगा भाड़ा भी कितना लग रहा है, ठीक है महिता, पक्का, यस। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है उसने ज्यादा खाया अभी, ओके प्लीज ध्यान देंगे, तो अगर 8 रुपीज में दे रहा है तो कहने से मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी देखना पड़ेगा, हाँ, अगर ट्रांसपोर्ट भी इफेक्टिव है, थोड़ा ज्यादा ही रहेगा ऑब्वियसली, मुंबई नजदीक है पुणे से और दिल्ली ज्यादा है, तो अगर दिल्ली से ट्रांसपोर्ट भी इफेक्टिव है मेरी क्वांटिटी के हिसाब से, तो मैं दिल्ली में शिफ्ट हो सकता हूं, लेकिन अगर भाड़ा ही ज्यादा लग रहा है मैं बोलूंगा ठीक है ना यार मुंबई से ठीक है, कम में आ रहा है, तो सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है, जस्ट बिकॉज वो प्राइस सस्ता दे रहा है डज नॉट मीन कि मैं उसके बाद शिफ्ट हो जाऊंगा, वी हैव टू लाइक लुक फॉर एवरी फैक्टर, जहां सस्ता मिलेगा वहां से अपन ले लेंगे, तो कॉस्ट रिड्यूस करने के पीछे भी भागना चाहिए, तो एक मेरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन भी रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट रिडक्शन के साथ एक और चीज आती है कॉस्ट कंट्रोल, नाउ व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल, रिड्यूस करना है, ये बात समझ में आ गई कि वी शुड कंटिन्यूअसली स्ट्राइव फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट, राइट, मैंने हर जगह एंगल से पता कर लिया नहीं रिड्यूस हो रहा है कॉस्ट, कम से कम कंट्रोल करो, बढ़ने मत दो। अब आप बोलोगे सर कंट्रोल कैसे करें, नुकसान पे ध्यान दो, जैसे अगर कोई लेबर है, 50 लेबर्स है मेरे पास, एक मैनेजर खड़ा कर दो उसके सामने, 50 लेबर संभालेगा, उसका वो मैनेजर का काम है प्रोडक्ट नहीं बनाना,
सिर्फ चेक करना टाइम पे लेबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई खाली बैठा है तो उसको प्रॉपरली काम अलॉट करना। कोई अगर टाइम पास कर रहा है तो उसको बोलना टाइम पास मत कर, चुपचाप बना, राइट। अगर कोई वेस्टेज कर रहा है तो उसको बोलना वेस्टेज मत कर। ये प्रोडक्ट अगर सपोज मान लेते हैं कि प्लास्टिक यूज करना है तो बोल रहा है मैं नया स्टार्ट करूंगा, अगर पुराना पड़ा है तो पुराने को थोड़ा यूज कर लेना, तो वो कॉस्ट कंट्रोल रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये सब अपने को फैक्टर्स सीखने पड़ेंगे। सो बेसिकली वी हैव टू सेट अ सेलिंग प्राइस, वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट, वी हैव टू कंट्रोल द कॉस्ट। ये सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग में आता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर गेम कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल पार्ट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट रिड्यूस करना है, सबसे पहले रिड्यूस करने से भी पहले पता होना चाहिए ना कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स आता है, ठीक है। कॉस्ट क्या आता है? 3 एलिमेंट्स आता है, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, राइट। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में 3 आते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। आपका एक्चुअल कॉस्टिंग यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वी हैव टू से कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने रहते हैं? 3। कौन से? एक रहता है मटेरियल, एक रहता है लेबर और एक रहता है एक्सपेंसेस, ठीक है। सो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आता है? एक रहता है मटेरियल, एक रहता है लेबर और एक रहता है एक्सपेंसेस। क्लियर? सो वी हैव मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 टाइप के खर्चे करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये पेन बनाना है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये चेयर, ये टीवी, ये लैपटॉप, कोई भी एग्जाम्पल, मैं ये पेन का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। अब ये पेन बनाना है तो कहने से मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा ना, राइट। तो रॉ मटेरियल यूज करना, तो क्या रॉ मटेरियल का खर्चा लग रहा है इसके ऊपर? यस। तो दैट इज मटेरियल, राइट। अब अगर मैं मटेरियल लेके आऊं, प्लास्टिक ले लिया, रेफिल ले लिया, मैं थोड़ी प्रोडक्ट बनाऊंगा यार, लेबर बिठाना पड़ेगा ना। तो क्या लेबर भी पैसा मांगेगा? यस। वो बोलेगा सर जितने पेन बनाऊंगा हर पेन पे 2-2 रुपए लूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मटेरियल भी आ गया, लेबर भी बुला लिया, राइट। क्या ये लाइट बिल भी लगेगा? लाइट बिल लगेगा। रोड पे नहीं बिठाऊंगा, रेंट जगह पे लेनी पड़ेगी, तो क्या रेंट भी लगेगा? यस। मतलब क्या खर्चे भी लग रहे हैं? यस। तो कहने से ये प्रोडक्ट बनाने में टोटल 3 टाइप के खर्चे लगते हैं, मटेरियल भी लगता है, लेबर भी लगता है और ऊपर के खर्चे भी करने पड़ता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। सो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर 3। कौन से? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इन सबके वापस 2-2 पार्ट्स होता है। सबके 2-2 पार्ट्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, indirect, direct and indirect. Now what do you mean by direct, indirect? फाइनल कोर्स में नहीं जाना, डायरेक्ट ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट पीएनएल। यस, प्लीज बताइए व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? यस, आप लोग बताइए। प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व ओके, ठीक है। परफेक्ट एग्जांपल फॉर लेबर, परफेक्ट एग्जांपल। मैं एक्सप्लेन करता हूं उसने क्या बताया। सो बेसिकली एक सिंपल डेफिनेशन देता हूं मैं। द कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली इज डायरेक्ट कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं आप लोगों को भी फर्स्ट डे आए, कॉस्टिंग का बैच है, आपको बुक्स दिए जाएंगे कॉस्टिंग के, बराबर। उसमें मेरा फोटो भी रहेगा। क्या वो बुक देख के, क्या उसके लिए मुझे प्रिंटिंग कॉस्ट लगा होगा, मटेरियल का कॉस्ट लगा होगा? यस और नो? एग्जांपल ले लेते हैं, 500 रुपए का बुक है मेरा, ठीक है। अब मैंने सोचा बैच की कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्टिंग करते हैं मतलब हिसाब लगाते हैं कितना खर्चा हो रहा है बैच पे। खर्चा भी तो हो रहा है ना यार, राइट। तो क्या वो बुक देख के आप बता सकते हो ये कॉस्टिंग बैच का ही खर्चा हुआ है? अगर वो कॉस्टिंग का नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर, मेरा फोटो भी है, कॉस्टिंग लिखा हुआ भी है, तो क्या वो 500 रुपए में बोल सकता हूं ये जो खर्चा हुआ है ये कॉस्टिंग बैच पे ही हुआ है? यस और नो? यस। देखते से बता पा रहा हूं यार, कॉस्टिंग लिखा है सर, ये कॉस्टिंग का ही खर्चा है, पक्की बात है, ये 500 रुपए कॉस्टिंग की बैच पे लगा है खर्चा। यस, ओके। अब आप एग्जाम सेंटर्स गए होंगे, एग्जाम में आपने एग्जाम्स दिया होगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हमारे पैम्पलेट्स भी मिले होंगे। मैंने उसी बंदे से जिससे मेरा बुक प्रिंट कराया ना, उससे मेरे पैम्पलेट्स भी प्रिंट करवाए थे, ठीक है। और पैम्पलेट में पूरा एचजीपी का ऐड होगा। ऐसा नहीं था मैंने ऐसे ऐड किया होगा कपिल सर स्टार्टिंग विद द कॉस्टिंग बैच, नहीं, वी आर स्टार्टिंग विद सीए इंटर, बराबर। उसमें सिर्फ मेरा एडवर्टीजमेंट था क्या? मेरे सब्जेक्ट का नहीं, सबका था ना। क्या उस बंदे को मैंने बुक का भी पेमेंट दिया? हाँ, बुक वॉज द मटेरियल फॉर यू, राइट। क्या मैंने वो बंदे को वो पैम्पलेट प्रिंट करने के भी पैसे दिया? हाँ, वही बंदा है, वही मशीन से वो प्रिंट कर रहा है। यस, ओके। अब मुझे बताइए वो पैम्पलेट देख के आप बता सकते हो ये कॉस्टिंग का खर्चा है, अकाउंट्स का खर्चा है, लॉ का खर्चा है, ऑडिट का खर्चा है? नहीं, कहने से ये सबका खर्चा है, ये ओवरऑल एकेडमी का खर्चा है, ओवरऑल एचजीपीए का खर्चा है। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये कॉस्ट को मैं डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं, सर ये कुछ खर्चा आपका भी है,
कुछ थोड़ा थोड़ा करके बांटना पड़ेगा। क्या वो आपने वर्ड बोला बांटना पड़ेगा? यस। जब कॉस्टिंग की बुक की बात आई तब तो आप डायरेक्ट बोलो सर ये कॉस्टिंग का ही खर्चा है, और जब पैम्पलेट्स की बारी है सर ये पूरा आपका नहीं है, थोड़ा इसका है, थोड़ा उसका है, थोड़ा इसका है, बराबर है ये। तो क्या वो बांटने की बात आई? यस। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, जो आपको बांटने की जरूरत पड़ेगी। द कॉस्ट कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टू द पर्टिकुलर स्ट्रीम। समझ में आ रहा है? आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप इनडायरेक्टली, खर्चा उसका ही है। ऑब्वियसली मैं पैम्पलेट का ये बोलूंगा मेरे सर पे नहीं डालना, मेरा खर्चा नहीं है, थोड़ा बहुत मेरा भी खर्चा है यार, मेरा भी तो एडवर्टाइजमेंट था ना उसके अंदर, राइट? थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का भी एडवर्टाइजमेंट था, थोड़ा अकाउंट्स का भी एडवर्टाइजमेंट था, तो उसका खर्चा तो मुझे मेरे सर पे लेना पड़ेगा। मतलब हाँ ये बैच का खर्चा है, लेकिन पूरा अगर बोलोगे वो पैम्पलेट प्रिंटिंग करने में 20,000 लग गया, पूरा 20,000 कॉस्टिंग बैच का, ये गलत होगा। कहने से थोड़ा लगूंगा, थोड़ा लगेगा, क्या आपको बांटना पड़ा? यस, बांटना पड़ा। सो दैट इज डायरेक्ट एंड दैट इज इनडायरेक्ट। डायरेक्टली जो आप डायरेक्टली ट्रेस कर पाओगे, इनडायरेक्ट विच कैन नॉट बी ट्रेस डायरेक्टली इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? पक्का समझ में आ रहा है? यस। अब लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे रहेगा? लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सिंपल है। ये पेन बनाने के लिए, जैसे उसने एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ये पेन बनाने के लिए मैंने लेबर लिया, लेबर ने बोला सर जितने पेन बनाऊंगा 5 रुपए देना पर पेन। मैंने कहा ओके। अब मुझे बताओ अगर उसने 10 पेन बनाया तो क्या मैं उसको 50 दूंगा? 20 पेन बनाया क्या मैं इसको 100 रुपए दूंगा? यस। जितने पेन बनाएगा उतना। कहने से ये पेन का डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर मैं बोलूंगा तुझे मैंने 50 दिए, मतलब मैं बता सकता हूं तूने 10 पेन बनाए होंगे 10 × 5 करके, बराबर? ये डायरेक्ट कॉस्ट है, जितने पेन बनाएगा उतना। मैंने एक सुपरवाइजर भी रखा था, सुपरवाइजर ऐसे 100 लेबर्स हैं, मैंने उसको सैलरी दिया, वो प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो महीने की सैलरी लेके जाता है मुझसे। अब मुझे बताओ जब मैंने ये पेन बनाया तो वो सुपरवाइजर को बोलूं क्या तेरा खर्चा सिर्फ ये पेन बनाने में लगा है? नहीं, क्योंकि मेरी फैक्ट्री में पेन भी बनते हैं, कैलकुलेटर्स बनते हैं, रिमोट्स बनते हैं, सब कुछ बनता है। तो क्या वो सुपरवाइजर का खर्चा मैंने सिर्फ पेन बनाने के लिए दिया था? नहीं, थोड़ा खर्चा मैंने पेन के लिए भी किया है, थोड़ा खर्चा कैलकुलेटर के लिए किया है, थोड़ा खर्चा रिमोट के लिए भी किया है। कहने से उसका खर्चा बांटना पड़ेगा, लेकिन जो लेबर पेन बनाता है उसका खर्चा तो डायरेक्ट था ना यार। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। सो दिस इज द कॉस्ट। जो आप डायरेक्टली ट्रेस कर पा रहे हो वो डायरेक्ट, जो आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रहे हो वो इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है? अब मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं। एज अ लेबर आई एम टीचिंग ओवर हियर, सबको पता है आई एम नॉट द ओनर ऑफ HGP, आई एम अ फैकल्टी मेंबर एज गुड एज पार्टनर, बट आई एम नॉट द ऑन पेपर, आई एम नॉट द पार्टनर, आई एम जस्ट अ फैकल्टी मेंबर ओवर हियर। क्या हर सर मुझे पे करते हैं? यस और नो? यस, ऑब्वियसली हर बैच पे देते होंगे ना, राइट? अब अगर मान लेते हैं इसी बैच का जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सर ने मुझे दिया 10 लाख रुपए इस बैच का, ठीक है, मान लेते हैं 10 लाख रुपीज दिया। अगर सर ने मुझे पे किया तो सर बोल सकता है ना कि सर ये कॉस्टिंग बैच का CA इंटर का फीस आ गया आपका। क्या वो डायरेक्टली ये बैच से डील कर सकते हैं? यस, डायरेक्टली बोल सकता है सर ये इस बैच का ही खर्चा है, इस बैच का खर्चा है, राइट? अब मुझे बताओ नीचे जो ऑफिस बॉय ऑफिस गर्ल्स हैं, जो हमारा ऑफिस स्टाफ है, उनको जो पे करता है, क्या वो कॉस्टिंग बैच का है? क्या वो अकाउंट्स बैच का है? क्या वो लॉ का है? नहीं, कहने से सबका है। वो भी लेबर है, उनको भी पे करना है, मैं भी लेबर हूं, मुझे भी पे करना है, लेकिन कहने से जो मुझे पे करना है दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू दिस बैच, बट उनको जो पे करना है दैट इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू दिस बैच। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आसपास इतने सारे खर्चे होते हैं जो हमको रिलेट करने पड़ता है। क्या ये लॉजिक क्लियर है? सो देयर इज डायरेक्ट लेबर एंड दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। अब होता ये है कि जब सारे डायरेक्ट खर्चे मैं एक तरफ ले लेता हूं ना, सारे डायरेक्ट खर्चे, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। All the direct expenses taken together is treated as a prime cost. क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, जल्दी बताइए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या थे? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, तीनों के दो पार्ट्स, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। डेफिनेशन क्या है? द कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली इज डायरेक्ट कॉस्ट, द कॉस्ट विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। ऑल डायरेक्ट टेकन टुगेदर इज नोन एज प्राइम कॉस्ट एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टेकन टुगेदर आर नोन एज ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं इसको हम? ओवरहेड्स। क्या ये बेसिक पॉइंट सबको समझ में आ रहा है क्या? राइट। ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट टेकन टुगेदर आर नोन एज प्राइम कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टेकन टुगेदर आर नोन एज ओवरहेड्स। क्लियर है पॉइंट सबको ये? ओके, चलो यहां तक पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ये बात आज याद रखना, डे फर्स्ट डे है कॉस्टिंग का, आज कर रहे हैं, डे एंड तक भी शायद मैं ये बात करूंगा। लगभग हर चैप्टर में इसका जिक्र रहेगा, लगभग, राइट? इसलिए मैं डे 1 पे ये सिखाना चाहता हूं आपको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो आज का सेशन स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट किया था, फिर से आपको वहीं पे लेके आ रहा हूं। लास्ट डे तक भी शायद मैं आपको ये सिखाता रहूंगा, बिकॉज कॉस्टिंग बना ही उसके बेस पे है, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज सेकेंड पॉइंट फॉर अस एंड दैट इज नोन एज द नेचर ऑफ कॉस्ट। पहले हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या थे?
मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर यू विल नीड दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेचर ऑफ कॉस्ट, नेचर को हम बिहेवियर भी बोलते हैं, बिहेवियरल एनालिसिस, ठीक है। नेचर ऑफ कॉस्ट, बाय नेचर द कॉस्ट कैन बी फिक्स्ड, बाय नेचर द कॉस्ट कैन बी वेरिएबल, और कोई कॉस्ट रहता है क्या? सेमी वेरिएबल। बाय नेचर द कॉस्ट कैन बी सेमी वेरिएबल, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सर मालूम कैसे पड़ेगा ये फिक्स्ड है, मालूम कैसे पड़ेगा ये वेरिएबल है, मालूम कैसे पड़ेगा ये सेमी वेरिएबल है? ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, क्या मेरा डिसीजन मेकिंग ही बदल जाता है वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करने से? हाँ, अब भी एग्जांपल वहीं से स्टार्ट किया मैंने कि ये पता करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इनको बाइफोकेट नहीं करोगे आप डिसीजन कभी ले ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? अगर सोचो ना, ये फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, अगर एक कॉमन पर्सन ये सोचता ही नहीं कभी, वो बोलता सर मेरे को घर में 13 में पड़ रहा है, मैं नहीं दूंगा 11 में, तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग गलत हो गया। कमाई भी आप मना कर दे रहे हो, आप कमाने वाले थे उस पर 3000 रुपए, आपने मना कर दिया उसको, राइट? गलत हुआ ना? कहने से ये डिसीजन उसने नहीं लिया क्योंकि उसने ये बाइफोकेट नहीं किया। अगर वो बाइफोकेट कर लेता तो मैं उसको समझा सकता था, देख भाई तेरा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा और यूनिट्स बनाएगा तो फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा तेरा वापस, राइट? तो यही इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द बाइफोकेशंस ऑफ द फिक्स्ड, द वेरिएबल एंड द सेमी वेरिएबल, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने आपको इसलिए वहीं से स्टार्ट किया कि आपको समझे कि एग्जैक्टली ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मालूम कैसे पड़ेगा फिक्स्ड है, फिक्स कैसे है? तो रूल ये है, इट इज फिक्स्ड इन टोटालिटी, इट इज फिक्स्ड इन टोटालिटी। टोटल हमेशा फिक्स रहेगा। एक और अगर पॉइंट बताऊं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स पे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। मतलब कहने से अगर यहां का रेंट 50,000 है, एक बच्चा है तो भी 50,000 दूंगा, 10 बच्चे आएंगे तो भी 50,000 दूंगा, 50 बच्चे आएंगे तो भी 50,000 दूंगा, और 100 बच्चे आएंगे ना तो भी 50,000 ही दूंगा। लैंडलॉर्ड का कोई काम नहीं है मेरे पास आके चेक करे कि कितने बच्चे बैठ रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है यहाँ पे? सो मे इट बी 1 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स और 1000 स्टूडेंट्स। अगर यहाँ कैपेसिटी है 1000 बच्चे बैठने की सपोज, और अगर मैं यहाँ का रेंट 50,000 दे रहा हूं तो उसको फर्क नहीं पड़ता है कितने ही बच्चे आ जाएं, मैं उतना ही दूंगा। तो कहने से इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स, हाउ मच यू आर प्रोड्यूसिंग। आपको रेंट देना है, फिक्स देना है। आप यूनिट्स बढ़ाओगे तो आपका रेंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे इट इज फिक्स्ड इन टोटलिटी, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं ये यूनिट्स है और ये कॉस्ट है, 1000 यूनिट्स थे एट दैट टाइम, आई वाज पेइंग 40,000। जब 2000 यूनिट्स हुए आई एम स्टिल पेइंग 40,000, एंड जब 3000 यूनिट्स हुए आई एम स्टिल पेइंग 40,000। तो कैन आई से इट वॉज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स, बदल ही नहीं रहा है कॉस्ट, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, इट इज फिक्स्ड इन टोटालिटी, इट इज फिक्स्ड इन टोटालिटी। समझ में आ रहा है? ये टोटल इसका हमेशा फिक्स है, ये डिपेंड ही नहीं करता यूनिट्स पे। तुम बोल रहे हो यूनिट्स कितने ही बनाओ सर फर्क नहीं पड़ेगा, भाड़ा उतना ही लगेगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे अपने? जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये फिक्स देना पड़ेगा ना। अब जैसे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को हमने 20,000 पगार पे रखा है, राइट? मैं उसको बोल सकता हूँ क्या इस महीने यार प्रोडक्शन कम हुआ है तो सैलरी कम करो? बोलेगा सर मैं क्या करूँ, यूनिट्स अब जब ज्यादा बनाते हो तो क्या मेरे को सैलरी ज्यादा देते हो क्या? नहीं, कम मैंने तो मैं कम नहीं लेने वाला हूँ, मेरे को मेरे 20,000 पूरे चाहिए। तो कहने से इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। यस, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या क्या रहेगा अपना? सैलरी, रेंट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे खर्चे रहेंगे, मैं आपको एक एक करके और बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल जो आपको चीजें समझ में आएगी मैं उतना बताना शुरू करूंगा, फिर अपन खर्चों की और डिटेल बात करना शुरू करेंगे, ठीक है? चलो ये पॉइंट समझ में आएगा, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा, ठीक है? अच्छा, सेकंड पे आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज ऑल्सो फिक्स्ड। अब आप बोलोगे सर ये गलत हो गया कुछ, मैंने कहा फिक्स्ड, वेरिएबल भी फिक्स्ड है, लेकिन ये फिक्स्ड पर यूनिट है। ये क्या है? फिक्स्ड पर यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेबर को कहा था जितने यूनिट्स बनाएगा उतना 5 रुपए फिक्स कर ले।
1 यूनिट बनाएगा 5 दूंगा, 2 यूनिट बनाएगा 10 दूंगा, 50 यूनिट बनाएगा 250 दूंगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको इंटू 5 करके दे रहा हूं, इंटू 5। तो कहने से जितने यूनिट ज्यादा बनाएगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा, यूनिट्स कम बनाएगा कॉस्ट कम होगा, राइट। लेकिन पर यूनिट हमेशा 5 ही रहेगा। तो हुआ ना फिक्स फिर वो, लेकिन फिक्स कैसे हुआ? पर यूनिट। इज द पॉइंट क्लियर, राइट। तो यहां पे एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स पहले लिख लेते हैं, या फिर इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। समझ में आ रहा है? इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कंप्लीटली डिपेंड। तुम यूनिट्स पे जितने यूनिट्स बनाओगे उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन पर यूनिट तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। ओके, एग्जांपल, आपका मटेरियल हो गया, आपका लेबर हो गया, एंड एक्सेट्रा। एग्जांपल, कमीशन भी हो जाता है, जैसे जितना सेल करेंगे उतने कमीशन, सेल कम होगा तो कमीशन भी कम, राइट। तो परसेंटेज है, 2% दे रहा हूं, तो जितना तुम सेल करोगे उसको 2%, तो कहने से कॉस्ट जितना सेल होगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा। तो दैट इज कंप्लीटली वेरिएबल, जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता हूं। यूनिट ज्यादा बेचोगे कमीशन भी ज्यादा दे दूंगा, यूनिट्स कम बेचोगे कमीशन भी कम दूंगा, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। ओके, एग्जांपल, ये यूनिट्स हैं और ये कॉस्ट है। 1000 यूनिट्स थे, कॉस्ट था 6000। 2000 यूनिट्स थे, कॉस्ट था 12000। 3000 यूनिट्स थे, कॉस्ट था 18000। अब समझ में आ रहा है, कॉस्ट बढ़ तो रहा है लेकिन फिक्स नहीं है ना, तो चेंज हो रहा है मतलब फिक्स तो नहीं है, पक्की बात है। तो हो सकता है ये वेरिएबल हो सकता है सेमी वेरिएबल हो। मालूम कैसे पड़ेगा? पर यूनिट निकाल के, पर यूनिट, राइट। तो चलिए पर यूनिट निकालता है। यस महिता, कैन यू प्लीज टेल मी पर यूनिट कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पे 6000 डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा? 6 पर यूनिट, बराबर। इसका कितना आ रहा है? इसका भी 6 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। कहने से ये पर यूनिट फिक्स ही चल रहा है भाई, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पर यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पर यूनिट। तो अब दो मीनिंग तो हमने समझ ली। जो टोटलिटी में फिक्स रहेगा वो फिक्स कॉस्ट है, जो पर यूनिट में फिक्स रहेगा वो वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? अब कोई बताएगा सेमी वेरिएबल क्या हुआ फिर? नहीं, जो फिक्स नहीं होगा, फिक्स नहीं तो फिर वेरिएबल भी हो सकता है। ओके So वो किसी सेंस में फिक्स नहीं होता। ओके, सी सेमी वेरिएबल का नाम ही है कि वो फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। सेमी थोड़ा वेरिएबल है, थोड़ा फिक्स्ड भी है, इसका मतलब ही है सेमी वेरिएबल, राइट। नहीं, इम्पैक्ट तो सबका पड़ेगा बेटा, इम्पैक्ट सबका पड़ेगा। सो बेसिकली कॉस्टिंग बोलता है भाई मेरे पास जगह है सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल की, सेमी वेरिएबल की जगह नहीं है मेरे पास। तो अगर तुम सेमी वेरिएबल लेके आओगे मेरे सामने, मैं उसके टुकड़े करके 2 अलग अलग कर दूंगा, फिक्स्ड और वेरिएबल में फिर से बांट के दूंगा। मेरे को सेमी वेरिएबल नाम से कोई चीज आती नहीं है, मेरे को फिक्स्ड ही चाहिए। सबसे पहले सेमी वेरिएबल क्या होता है? टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज फिक्स्ड, आफ्टर दैट बिकम्स वेरिएबल। एग्जांपल, ओला उबर छोड़ के कभी ऑटो में बैठे हो? ऑटो में बैठे हो, ओला उबर छोड़ के कैसे आते हो? मीटर पे, या उसको पहले सेट करके दो कितना लेगा, ऐसे। कोई कभी मीटर पे बैठे हो? बैठे हो मीटर पे। तो अब मैं आपको हिसाब बताता हूँ मीटर का हिसाब कैसे रहता है। अभी मालूम है क्या किसको मीटर डाउन पे कितना चालू है? तुम बैठो और पैसा देना पड़ेगा। चलो 25 ले लेते हैं एग्जांपल, 25 रुपए भाव, राइट। तो जैसे आप रिक्शा में बैठे, ऑटो में बैठे, उसने मीटर डाउन किया, उसको बोलना भैया यहाँ से बस 100 मीटर आगे छोड़ दो, 5 रुपए लेना। वो क्या बोलेगा? 25 रुपए देना ही पड़ेगा। मीटर का भाव है 25 रुपए। मैंने कहा जब 25 है तो एक काम करो भाई, घुमा दो पूरा पूना। तो बोलता है ऐसा नहीं होता है, 1 किलोमीटर में 25 रुपए, अगला किलोमीटर आएगा ना फिर 18 रुपए लूंगा, 3rd किलोमीटर पे 18 रुपए लूंगा, 4th पे 18 लूंगा, 5th पे 18 लूंगा, 6th पे 18 लूंगा। मतलब कहने से पहले किलोमीटर के लिए इट वॉज 25 फिक्स, 25 फिक्स है। तुम फिर 100 मीटर पे उतरो, 200 मीटर पे उतरो, आधे किलोमीटर पे उतरो, या पूरा 1 किलोमीटर जाओ, 25 रुपए लेगा मतलब लेगा। लेकिन 1 किलोमीटर से ज्यादा जाओगे तो फिर और लेगा। समझ में आ रहा है? तो कहने से इट वॉज फिक्स्ड टू सर्टेन एक्सटेंट, 1 किलोमीटर तक फिक्स था वो, 25 लेगा ही लेगा। लेकिन अब मुझे बताओ,
अगर आपने 1.1 किलोमीटर लिया तो ऐसा बोलेगा कि 25 भी दो 18 भी दो, नहीं। वो क्या लगेगा सर अब उसके बाद 0.1 का ही दो, सिर्फ 18 रुपए से मतलब 2 रुपए और दे दो एक्स्ट्रा, 27 रुपए दे दो, राइट। तो कहने से उसके बाद वो वेरिएबल बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा यूनिट बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा किलोमीटर बढ़ रहा है, तो यूनिट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। लेकिन पहले में तो 25 फिक्स था ना, ऐसा बोल सकते हो क्या सर जब सेकंड किलोमीटर के लिए आप 0.1 का सिर्फ 2 रुपए ले रहे हो तो यार थोड़ा ही ले रहे हो ना, स्टार्टिंग में 2 रुपए ले लो। बोलेंगे नहीं सर 25 फिक्स है हमारा, मीटर डाउन किया 25 रुपए देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कहने से टू सर्टेन एक्सटेंट इट वाज फिक्स्ड, आफ्टर दैट इट बिकम वेरिएबल, उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया। समझ में आया? तो कहने से इट हैड द बोथ द एंट्रीज, फिक्स्ड भी था वेरिएबल भी था। इसको क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? पक्का? अच्छा आगे बात करता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं। पोस्टपेड कनेक्शन का भी यूज किया है? नहीं, जिंदगी में कभी नहीं यूज किया, प्रीपेड यूज किया है। पोस्ट में क्या हो ना, घर पे बिल आता है और घर पे बिल आया तो मॉम डैड को पे करना पड़ता है, और कभी ज्यादा बिल आ गया तो फिर तो हमारी बैंड बजती है। पोस्टपेड का पता है कनेक्शन क्या होता है? पोस्टपेड नहीं पता, प्रीपेड पता है क्या होता है? मोबाइल है सबके पास? हाँ सर, मोबाइल के बिना कहाँ जिंदगी चलती है अपनी, मोबाइल तो चाहिए अपने को, राइट। रिचार्ज करते हो खुद करते हो या मॉम डैड को बोलते हो? फैमिली प्लान, ठीक है। हाँ, खुद से रिचार्ज करते हो, घर पे बोल देते हो, ठीक है। क्या बेटा? हाँ, एग्जाम्पल में सब दूंगा, मतलब आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। मैं अभी सिर्फ ये मोबाइल पे रिचार्ज पे था तो इससे, तो मैं आपको थोड़ा सा पोस्टपेड का मतलब समझाता हूँ पहले। प्री पे मतलब क्या? पहले पे करो फिर यूज करो। जैसे हमने रिचार्ज किया तो 3 महीने रिचार्ज चलेगा अपना, 3 महीने खत्म हो गए फिर पापा को बोलेंगे रिचार्ज कर दो, फिर वो रिचार्ज करेंगे। मतलब कहने से पहले पैसे दो उसके बाद यूज करो। पोस्ट पेड पहले तुम यूज कर लो, पैसा बाद में आ जाएगा। पोस्ट पेड आइडियली जो कॉर्पोरेट प्लान्स रहता है पोस्ट पेड रहता है, ठीक है। पोस्ट पेड रहता है मतलब क्या रहता है? तो होता ही है पोस्ट पेड प्लान में कि वो आपको जैसे मान लेते हैं एक रेंटल ले लेते हैं 499 प्लस जीएसटी, 499 500 रुपए, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं 500 रुपए में आपको क्या मिलेगी? हजार कॉल्स या फिर 1000 मिनट्स कॉलिंग मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको 30 GB डेटा मिलेगा एंड सो ऑन। 1000 मिनट्स कॉलिंग रहेगी और 30 GB डेटा मिलेगा, SMS सब फ्री जो भी है XYZ, ठीक है। 499 देना पड़ेगा, 499 फिक्स। तो मैंने फर्स्ट मंथ में 1000 में से सिर्फ 200 मिनट बात किया। अपना क्या पूरा चैटिंग पे काम चलता रहता है ना, सिर्फ मैसेज करो, सिर्फ फोन तो करते नहीं है अपन, ठीक है। तो मैंने कॉल्स यूज ही नहीं किया। तो मैंने उसको बोला सर पैसे काट के दो फिर। तो उसने बोला सर ऐसा नहीं होता है, 499 देना है मतलब देना ही है। क्या वो फिक्स है? तो ये इसको फिक्स कैटेगरी में डालूं या वेरिएबल कैटेगरी में डालूं? तो आप बोलोगे फिक्स्ड में, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे स्टोरी सुनो। तो मैंने बोला मतलब 499 देना ही पड़ेगा? बोलता हाँ सर 499 देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, अगली बार मैं 1500 मिनट बात करूंगा, मैसेज करना बंद, सिर्फ कॉल करेंगे। जिसको भी कॉल करना मैसेज करना नहीं, हाँ फोन उठा, ओके आ जाए यहाँ पे, ठीक है डन। मैसेज नहीं करूंगा, सिर्फ कॉल करूंगा। 1500 मिनट बात किया मैंने, 1500 कॉल्स किए। तो अब बिल कितना आया? उसने बोला सर 499 तो आपका था प्लस 300 रुपये और लगेंगे। मैंने कहा आप किस बात की भाई? बोलता सर ज्यादा बात किया ना, ज्यादा बात किया तो देना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या बात है, तुमने बोला था पिछले महीने 499 देना ही पड़ेगा। तो बोला सर 499 1000 मिनट तक, अप टू सर्टन एक्सटेंड वो फिक्स था। कहने से उसके बाद हर मिनट पे पैसा लगना शुरू हो जाएगा। हाँ तो उसके पैसा आएंगे। तो अब बताओ इसमें कौन सी कैटेगरी में डालूं इसको, फिक्स में या सेमी में? सेमी में। समझ में आ रहा है? हाँ तो चीजें रेगुलर एनालाइज करोगे तो वो फिक्स दिखेगी, लेकिन वो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों थी। टू सर्टेन एक्सटेंट इट वाज फिक्स्ड बट आफ्टर दैट इट बिकेम वेरिएबल। समझ में आया सबको ये? पक्का? अब एक और एग्जांपल दे दूंगा, आप एकदम शॉक हो जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बिल आता है ना, आपके घर का अलग आता होगा, मेरे घर का अलग आता होगा, क्लास का अलग आता होगा, बराबर। कैसे? तो ये वेरिएबल हुआ या फिक्स्ड हुआ या सेमी वेरिएबल हुआ? बताओ। जितना यूज करेंगे उतना बिल आएगा, ऐसे ही होता है ना। तो माइंड में आएगा सर वेरिएबल है, फिर जितना ज्यादा यूज करेंगे। मैं बोलूंगा सेमी वेरिएबल है। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, सेमी वेरिएबल कैसे है? तो अब ध्यान से सुनना। कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप मस्त घर वर लॉक करके मस्त 1 महीना छुट्टी पे गए हो? हुआ है? 1 महीना, लेकिन 1 महीना घर पे कोई नहीं रहेगा, मतलब कोई नहीं रहेगा, ऐसा कुछ। लाइट बिल आया था उस महीने? आया तो था। सर ये क्या बात हुई, हम तो 1 महीना थे नहीं घर पे, फिर भी लाइट बिल भेज रहे हैं। वो लाइट बिल तो लगेगा बॉस। तो आप बोलोगे क्यों लाइट बिल? सी, आप नहीं थे घर पे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं पता था ना आप घर पे नहीं हो। वहां का बंदा बेचारा आया, गाड़ी पे आया, पेट्रोल लगा, उसने फोटो निकाला मीटर का आपके, वापस गया, वापस जाने का पेट्रोल लगा, फिर उसने प्रिंट किया बिल, फिर पोस्ट करके आपको भेजा, देने आया, उसका खर्चा नहीं लगा। बोलता है भाई देखो, तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज करो नहीं करो 250 रुपये महीना देना ही पड़ेगा, मिनिमम फिक्स है। 250 यू हैव टू पे मिनिमम बेयर रेंट,
तो बोलूंगा जब 250 ले रहे हो तो एक काम करो, घर में 10 एसी सब ऑन रखो, 250 रुपये देने अपने को। बोलते हैं सर ऐसा नहीं होता है, 250 मिनिमम देना है, आप यूज करो मत करो, 250 मिनिमम देना है, क्योंकि हमारा बंदा तो आता है ना यार चेक करने सब, तो 250 देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ फिर तुम जितना जितना लाइट बिल चलाओगे, मतलब जितने यूनिट्स बढ़ेगा उसका 10-10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देते जाना। तो कहने से अप टू सर्टेन एक्सटेंट फिक्स्ड 250 तो आना ही आना है, मैं यूज करूं नहीं करूं, मैं घर पे नहीं रहूं, 4 महीने नहीं रहूंगा तो भी 250 के हिसाब से 4 महीने का बिल आएगा। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली टू सर्टेन एक्सटेंट वो फिक्स ही रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, वेरिएबल। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो ये सब कॉस्ट क्या रहता है, सेमी वेरिएबल। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? पक्का। अब सवाल आता है, आपने बोला था कि कॉस्टिंग सेमी वेरिएबल को जगह नहीं देता है। वो बोलता है सर सेमी वेरिएबल जैसी चीज मेरे को समझ नहीं आती है, मेरे को फिक्स अलग करके दो, वेरिएबल अलग करके दो। अब सबसे पहला सवाल आता है सर मालूम कैसे पड़ेगा ये सेमी वेरिएबल है, पहला। दूसरा सवाल आएगा अलग कैसे करूं, फिक्स्ड अलग कैसे करूं, वेरिएबल अलग कैसे करूं, तो वो अपने को सीखना है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया दिस इज द स्टार मार्क पॉइंट, तो ये पॉइंट पे मैं पूरा टाइम दूंगा इसके ऊपर कि ये चीज अच्छे समझे। ठीक है, तो प्लीज बताइए सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहला एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में कितने पार्ट्स थे? 3। कौन से? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। सब में 2-2 पार्ट्स थे। कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब द कॉस्ट विच कैन, डायरेक्ट का मतलब दैट कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली। इनडायरेक्ट या फिर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट था, द कॉस्ट विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली, जिसको अपॉर्चनमेंट लगेगा, एलोकेशन लगेगा, बांटना पड़ेगा जिसको। ठीक है, जो खर्चे को बांटने का पड़ेगा तो दैट इज इनडायरेक्ट। जो खर्चा इस बार बांटने की जरूरत नहीं, मालूम है इसका ही है, ये डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है ये? ओके। ऑल डायरेक्ट टेकन टुगेदर प्राइम, ऑल इनडायरेक्ट टेकन टुगेदर ओवरहेड्स। नेचर ऑफ कॉस्ट, नेचर ऑफ कॉस्ट में 3 पार्ट्स। कौन से? फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स मालूम कैसे पड़ेगा? फिक्स्ड इन टोटलिटी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इट इज फिक्स्ड पर यूनिट, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स। तुम ज्यादा यूनिट्स बनाओगे कॉस्ट ज्यादा, यूनिट्स कम करोगे कॉस्ट कम। क्या इतना पॉइंट समझ में आता है? अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल की। हाउ टू आइडेंटिफाई सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मैंने एग्जांपल दिया है यहां पे, यूनिट्स एंड कॉस्ट। यूनिट्स थे 1000, कॉस्ट था मेरा 27,000। यूनिट्स थे 2000, मेरा कॉस्ट हो गया 34,000। प्लीज बताइए फिक्स दिख रहा है क्या? ये लग रहा है फिक्स है ये? नहीं, फिक्स तो नहीं लग रहा है। कॉस्ट चेंज हो रहा है मतलब फिक्स तो नहीं है। कॉस्ट चेंज हो रहा है मतलब फिक्स नहीं है, ये बात समझ में आ रही है? ओके। तो सर हमको लग रहा है सर ये फिक्स तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है वेरिएबल हो। कैसे मालूम पड़ेगा वेरिएबल है? पर यूनिट फिक्स आना चाहिए। निकाल के देखते हैं पर यूनिट। चलो पर यूनिट निकालो, कितना आ रहा है? 27 डिवाइड बाय 1000 कितना आ रहा है? 27। और 24 डिवाइड बाय 2000, सॉरी 7, 34 डिवाइड बाय 2000 17। ये तो गलत हो गया ना, ही ये फिक्स्ड इन टोटलिटी है, नॉट फिक्स्ड इन टोटलिटी, एंड नीदर फिक्स्ड पर यूनिट। तो ये हो गया सेमी वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि मेरे दोनों डेफिनेशन मैच नहीं कर रहा है ये। मैं टोटलिटी में फिक्स रहता तो इसको फिक्स्ड मान लेता, अगर ये पर यूनिट फिक्स होता तो इसको वेरिएबल मान लेता। दोनों भी नहीं है ये तो पक्का ये सेमी वेरिएबल है। समझ में आया? सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई। तो ये ना फिक्स्ड इन टोटलिटी है, ना ये फिक्स्ड इन फिक्स्ड पर यूनिट है। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? राइट, ये दोनों भी नहीं है। तो अब इसको बाइफर्केट कैसे करें? तो बाइफर्केट करने का एक सिंपल सा एग्जांपल, वैसे तो इसको बाइफर्केट करेंगे 3-4 मेथड्स हैं, लेकिन अपन एक ही मेथड फॉलो करने वाले हैं और हर बार वही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे ईजी है, और वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। आपको याद है ना, वो ऐसे डेल्टा लिखते थे, ट्राइंगल बनाते थे ऐसे, हाँ उसको ही चेंज बोलते थे। हाँ तो मैं पूरा लिखता हूँ चेंज, आप ऐसे लिखोगे चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ऐसे भी चलेगा। तो मैं पूरा लिखता हूँ, ये मेरी आदत है हमेशा से। ठीक है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। प्लीज बताइए कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है? कॉस्ट में 7000, 27 से 34 हुआ, और यूनिट्स में कितना चेंज हुआ? 1000। तो हम यहां पे वही करेंगे, इट विल बी 7000 डिवाइड बाय 1000 यूनिट्स। कितना आ गया? 7। क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आता है? यस। तो दिस इज ₹7 पर यूनिट, यूनिट वाइज 7 रुपए बराबर। अब वेरिएबल तो पता कर लिया, सर फिक्स कैसे करें यहाँ पे? तो किसी एक को बेस लेना, आई रिपीट, किसी एक को बेस लेना
उसमें से वेरिएबल को साइड कर देना, वेरिएबल पता चल गया ना, तो बचा हुआ फिक्स्ड रहेगा। एग्जाम्पल, अब कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, 1000 अच्छा लग रहा है या 2000 अच्छा लग रहा है? 1000, आइडियली 1000 इजी लगता है ना। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1000 से ही आंसर आएगा? नहीं, 2000 से भी सेम आंसर आएगा, अपन प्रूव करेंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा, अगर मैंने पहले पता कर दिया कि ये सेमी वेरिएबल है, प्लीज बताइए सेमी वेरिएबल मालूम कैसे पड़ेगा? फिक्स्ड इन टोटलिटी नहीं है, फिक्स्ड पर यूनिट नहीं है, जब दोनों में नहीं है तो क्या है ये? सेमी वेरिएबल, राइट? ये सेमी वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल से मेरा काम है फिक्स्ड और वेरिएबल अलग करना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेरिएबल। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल कैसे निकालेंगे? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो 7 रुपए आ गया। फिर मैंने आपको कहा किसी एक को बेस लेना, जैसे मैंने बेस ले लिया 1000 को, ठीक है? मैंने बेस किसको ले लिया? 1000 को, 1000 को बेस ले लिया। तो प्लीज बताइए फॉर 1000 यूनिट्स व्हाट वाज द कॉस्ट? नहीं, फॉर 1000 यूनिट्स व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट? द टोटल कॉस्ट वाज 27,000। मैं बोलूंगा इसके आप क्या करो ना, वेरिएबल को साइड कर दो, राइट? तो व्हाट वाज वेरिएबल? तो आप ये नहीं बोलना 7 रुपए वेरिएबल है, 7 पर यूनिट वेरिएबल है। कितने यूनिट्स हैं? 1000। तो कहने से 1000 यूनिट्स इंटू 7 is 7,000. So whatever the remaining is becomes fixed, 20,000. समझ में आ रहा है ये? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, कॉस्ट का नेचर आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालूम कैसे पड़ेगा? फिक्स्ड है, इट शुड बी फिक्स्ड इन टोटलिटी, इट शुड नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है? तुम यूनिट्स कुछ भी बनाओ, फर्क नहीं पड़ता है, वो टोटल में फिक्स रहना चाहिए। दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल कैसे मालूम पड़ेगा? विच इज फिक्स्ड पर यूनिट। पर यूनिट हर बार फिक्स आना चाहिए, तो वो वेरिएबल हो गया। सेमी वेरिएबल जो दोनों में नहीं है, टोटलिटी में फिक्स नहीं आ रहा है, पर यूनिट भी फिक्स नहीं आ रहा है, तो वो पक्का क्या बनेगा? सेमी वेरिएबल। हमारा काम है सेमी वेरिएबल के दो टुकड़े करना, वेरिएबल पोर्शन साइड करना, फिक्स पोर्शन साइड करना। सबसे पहले क्या करेंगे? किसी दो को बेस लेंगे, चेंजिंग कॉस्ट अपॉन चेंजिंग यूनिट्स करके वेरिएबल निकालेंगे। फिर टेक एनी वन एज द बेस, किसी एक को बेस लेना, उसमें से वेरिएबल पोर्शन साइड कर देना, बचा हुआ फिक्स आ जाएगा। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने 1000 को बेस लिया, अगर 2000 को लेते हो क्या सेम आंसर मिलता? हाँ सेम मिलता। ट्राई करते हैं। प्लीज बताइए अगर हम 2000 को बेस लेते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट 2000 पे कितना था? 34,000। चलो 2000 को बेस लेते हैं। तो अगर हम 2000 को बेस लेते हैं फॉर 2000 यूनिट्स, फॉर 2000 यूनिट्स द टोटल कॉस्ट वाज 34,000, बराबर। इसमें से आप वेरिएबल साइड कर दो, वेरिएबल साइड कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? कहने से इस टाइम दैट विल बी 2000 यूनिट्स इंटू 7। 7 पर यूनिट था ना, 2000 है तो 2000 का खर्चा लगेगा, कितना हो जाएगा? 14,000। एक बार चेक कर लो फिक्स कितना आ रहा है? 20,000। सिंपल एज दैट। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा कि किसी को भी बेस लेना? नहीं, आपका फिक्स्ड उतना ही आने वाला है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब अगर आप इतने होशियार हो तो मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं 2500 यूनिट्स बनाऊं इसी क्वेश्चन में तो व्हाट विल बी माय टोटल कॉस्ट? अगर मैं 2500 यूनिट्स बनाऊं तो 2500 यूनिट्स बनाना, आई हैव टू मेक 2500 यूनिट्स, व्हाट विल बी माय कॉस्ट? 37,500। कैसे? तो कहने से 20 फिक्स तो फिक्स ही है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, प्लस तुम जितने यूनिट्स बनाओगे उतना 7 रुपए मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर मैं 2500 बनाऊंगा तो 2500 into 7 will give me 17,500 and plus 20,000 will give me 27,500. Is the point clear to everyone? Sorry, 37,500. I'm so sorry. आ रहा है सबका आंसर ये? Yes. So this is the answer. क्या ये लॉजिक क्लियर है? तो वी हैव टू बाइफरकेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इतना समझ में आया क्या? अब अगर आपको ये चीज समझ में आई ना कि नेचर ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, आप ऐसे समझना कॉस्टिंग में पहला कदम रख लिया आपने। इफ यू आर एबल टू बाइफरकेट दीज एक्सपेंसेस, मैं अगेन बोल रहा हूं ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मतलब फर्स्ट ने इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लास्ट चैप्टर तक भी ये पॉइंट रहेगा ही रहेगा, मतलब बहुत सारे इसमें आपको यही रहेगा। और मैंने आपको बताया ये करना क्यों जरूरी है, नहीं तो हम डिसीजन मेकिंग कभी कर नहीं पाएंगे। ऊपर का एग्जांपल इसलिए दिया था, हम डिसीजन मेकिंग कभी कर ही नहीं पाएंगे अगर ये चीज समझ नहीं पाया तो। समझ में आ रहा है? ओके। अब एक क्वेश्चन दूंगा, वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? ये यूनिट्स है और ये कॉस्ट, यूनिट से और कॉस्ट है। यूनिट्स थे 2000, 3000 and 5,000। $36,000, 39,000
45,000। क्या लगता है फिक्स्ड है या वेरिएबल है? फिक्स तो नहीं है, ये तो दिख के आ रहा है सर कॉस्ट बदल रहा है, फिक्स तो नहीं है, राइट। पर यूनिट कितना आया? 18, 13 एंड 9। कहना सही है, फिक्स्ड पर यूनिट भी नहीं है, नीदर फिक्स्ड इन टोटलिटी नीदर फिक्स्ड पर यूनिट, तो ये क्या है? सेमी वेरिएबल। तो अपने को वेरिएबल साइड करना पड़ेगा निकाल के। तो अब बोलोगे सर ये चीटिंग है, ऊपर 2 देते हो इधर 3 दे रहे हो। देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या होगा? गलत होगा ना ज्यादा से ज्यादा, दैट इज कंप्लीटली ओके। गलती अभी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो। तो किसको किसको माइनस करना है इसमें? उलझ गए। सो द पॉइंट इज यू कैन टेक एनी टू एज द बेस, कोई भी दो। मतलब अगर अगर आपको लग रहा है सर हमको ये पहले 2 पसंद है, इनका डिफरेंस निकाल के आंसर लें, आएगा? आएगा। अगर आपको लग रहा है सर इन दोनों का डिफरेंस लें, चलेगा? चलेगा। अगर आपको लग रहा है सर ये 3000 का पत्ता ही कट कर दो, 2 और 5 को चेक करें, आंसर सेम आएगा? हाँ, तीनों से सेम आएगा। कोई भी 2 को बेस ले लो, आंसर सेम आएगा ही आएगा। प्रूफ करके देता हूं। चलो, तो पहला मैंने क्या लिया? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। ठीक है। अभी किसी ने चेंज इन डिमांड बोला, शायद इकोनॉमिक्स याद आ गया क्या? ओके, हाँ मतलब वहां पे वही फॉर्मूला रहता था चेंज इन डिमांड, बट ठीक है मैं यहाँ पे यूनिट्स बोलूंगा। ठीक है, ओके। सो यू कैन टेक एनी 2 एज द बेस। ये ना नहीं, सामने वाला क्लासरूम, बड़े क्लासरूम में। ओके, प्लीज ध्यान दीजिए। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, कोई भी 2 को बेस ले सकते हो। जैसे अगर आपकी इच्छा है सर एक काम करो, ये 5 का पत्ता कट कर दो, हमको नहीं चाहिए 5। ठीक है, ये 1 सेकेंड एलिमिनेट कर दिया, ये नहीं है। ठीक है, तो चेंजिंग कॉस्ट, इन दोनों का कॉस्ट चेंज कर लो, कितना आ रहा है? 1 सेकेंड, मैच नहीं कर रहा है क्या? मैच कर रहा है आंसर, तीनों में आंसर मैच कर रहा है क्या? एक मिनट, मैंने शायद कॉस्ट में थोड़ा सा फर्क दे दिया। 1 सेकेंड, इंटू 3 कर रहा है मैच? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बराबर है। तो प्लीज बताइए कॉस्ट में कितना फर्क आ रहा है? इनमें 3000 आ रहा है, और यूनिट्स में कितना डिफरेंस है इन दोनों के? 1000। तो पर यूनिट कितना आया? 3 पर यूनिट, बराबर। ओके, चलो एक काम करता हूं, अगर आपके माइंड में आता सर आपने 2000 और 3000 को क्यों लिया, 3 और 5 को लेके बताओ। ठीक है भाई, वैसे लेंगे तो एक काम करो, इसका पत्ता कट कर दिया आपने। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट सेम फॉर्मूले से अगर आप इन दोनों को चेंज करना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके कॉस्ट में कितना फर्क है? 6000। और इनके यूनिट्स में कितना फर्क है? आंसर देख लो कितना आ रहा है, स्टिल 3 पर यूनिट आ रहा है। अगर माइंड में आएगा नहीं सर हम तो बीच वाले को एलिमिनेट करेंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो यहां से, तो चेक करो इसके कॉस्ट में कितना फर्क है? 9000। और इसके यूनिट्स में कितना डिफरेंस है? 3। तो वही करेंगे, 9000 डिवाइड बाय 3000 यूनिट्स, तो कितना आ रहा है? 3 पर यूनिट। आपको समझ में आया? फर्क ही नहीं पड़ता है, आप कोई भी 2 को बेस ले सकते हो। हाँ, तो इसलिए मैंने पर्पसली ये दिया था कि 3 का, पहले 2 का दिया ना तो 2 का इजी हो जाता है। अब 3 का तो सवाल आता है सर किसको कंपेयर करें, आपने पहले तो 2 का दिया था, अभी 3 का दिया, तो फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन कंपेयर एनी 2, बस इतनी ध्यान में रखना, अगर आप कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंस ले तो यूनिट्स इन दोनों का नहीं लेना, कॉस्ट और यूनिट्स दोनों के सेम लेना, नहीं तो मालूम पड़ा सर आपने बोला कोई भी लो तो हमने इसका डिफरेंस लिया, इसका कॉस्ट का इसका यूनिट्स का, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बेस शुड बी सेम। इफ यू आर टेकिंग द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट इन दोनों का, तो आपके यूनिट्स भी इन दोनों का डिफरेंस लेना चाहिए। अगर आप इन दोनों का कंपेयर करो तो यूनिट्स भी इन दोनों का ही लो, ऐसे। समझ में आया सबको ये? यू कैन टेक एनी एज द बेस। और इसके बाद का स्टेप क्या बताया मैंने? किसी एक को बेस लेना। किसी एक को बेस लेना मतलब क्या?
या तो 2000 को, या तो 3000 को, या तो 5 को, किसी को भी लो आंसर सेम आएगा। मैंने इसके पहले प्रूव करके दिया। तो मुझे इजी हमेशा पहला लगता है ये वाला फॉर 2000 यूनिट्स। प्लीज बताइए फॉर 2000 यूनिट्स व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट। सो फॉर 2000 यूनिट्स द टोटल कॉस्ट वाज 36,000। इसमें से हम क्या करेंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग कर देंगे, ठीक है। प्लीज बताइए व्हाट वाज वेरिएबल। तो इट वाज 3 पर यूनिट, 2000 यूनिट्स हैं तो 2000 यूनिट्स इंटू 3 कितना जाएगा 6000। सो वट एवर द रिमेनिंग इज बिकम्स फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। जरूरी था कि 2000 को बेस लेना, नहीं। क्या आप 3000 को बेस लगते हो, यस। क्या आप 5000 को बेस लगते हो, यस। किसी को भी बेस लो आंसर 30 ही आएगा। इज द पॉइंट क्लियर। सबको एक बेस समझ में आया क्या, कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आया, इट इज इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग से समझ में आया, राइट। तो कॉस्टिंग को ना बहुत बार सब्जेक्ट को डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट भी बोला जाता है। इट इज अ डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट। आपके जो रेगुलर कॉमन लेमैन लैंग्वेज जो रहती है, जो कॉमन पर्सन रिजेक्ट कर देते हैं, कॉस्टिंग पढ़ने के बाद हम वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होगा तो जो लोग एक्सेप्ट करते हैं शायद हम रिजेक्ट भी कर दें, ऐसा आएगा स्टोरी, राइट। मैं आपके सामने 4 अलग केस दूंगा, बताओ इनमें से बेटर कौन सा है। तो बेटर एनालाइज करते आना चाहिए और वो एनालाइजेशन कॉस्टिंग से ही होगा। और वो जब कॉस्टिंग आएगी, कॉस्टिंग सबसे पहले आपको बोलेगा फिक्स्ड वेरिएबल साइड करो। हर चैप्टर आपसे यही डिमांड करेगा पहले, यू हैव टू बाइफरकेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इज द पॉइंट क्लियर, पक्का समझ में आया, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको आज के दिन स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।